अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम फ्रॉम मैथ्स एकेडमी। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर गैसेस लॉज तक पढ़ लिया था। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं हमारे पास कि वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस बाय यूजिंग सच मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. Such large-scale properties can be related to a description on a microscopic scale where matter is treated as collection of matter. Alright, so यहाँ पे देखिए हमने जो है ना आइडियल गैस जो है वो हमने मतलब आइडियल गैस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बाय यूजिंग मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज। देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ सिर्फ यही है कि जो हमने पीछे गैस लॉज पढ़े थे ना वो उनके जो वेरिएबल्स थे वो क्या थे, 4 वेरिएबल्स हमने पढ़े थे वहाँ पे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल्स, राइट। और वो जो हमारे पास वेरिएबल्स है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या है, जिनके चेंजेस जो है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू नो लाइक अगर आप प्रेशर में चेंज कर रहे हो तो वो भी मैं फील कर सकती हूँ, वो भी मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है ना, लार्ज लेवल पर होता है। सिमिलरली मैं टेम्परेचर को अगर चेंज करती हूँ तो वो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, क्योंकि उसको भी मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, उसको भी मैं देख सकती हूँ कि हाँ यार टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम है, सिमिलरली मोल्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज़, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, गैस हो गया, ये हम रिलेट कर सकते हैं ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल where matter is treated as collection of molecules. देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब वो लेवल है जो कि हम में विजिबल नहीं है, राइट। और उस माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो हमारे पास मैटर है ना उसको हम लोग एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रीट करते हैं। मैटर क्या है, एक कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं, एटम्स से मिलकर बनी होती हैं, जो कि हमें विजिबल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं। नाउ वी बिगिन डेवलपिंग अ माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, ये जो मॉडल है ना काइनेटिक थ्योरी, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है ना। ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल है। लाइक इस पे हम उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो है डिस्कस करेंगे आइडियल गैस को, आइडियल गैसेस को मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। Alright, so the first step in construction of a theory is to set up some sort of a model which is simple enough to be treated analytically, ठीक है। थ्योरी को जब हम सेटअप करते हैं तो आपको एक तरह का मॉडल जो है हम लोग वो बनाते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर सकें एंड देन थ्योरी को हम लोग जो है ना वो दे सकें। अब उसके पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट कह रहा है कि अ गैस कंटेन्स वेरी लार्ज, देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है, तो मतलब हम लोग गैस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, ये उस लेवल पर क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमें विजुअल नहीं होती हैं, हम वो वाले पोस्टुलेट्स, वो वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वी आर हैविंग, इट इज सेइंग कि अ गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हम लोग देख नहीं सकते तो ये भी एक क्या हो गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास गैस है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस, लाइक कुछ हमारे पास डायटोमिक गैस होती है, कुछ हमारे पास मोनोटोमिक गैस होती है। मोनोटोमिक गैस होंगी तो उसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है ना। और डायटोमिक होंगी तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। और कुछ होती हैं जो कि ट्रायटोमिक होगी, कुछ टेट्राटोमिक, लाइक डिफरेंट डिपेंड करता है कि या तो मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है वो गैस या तो फिर एटम्स से मिलके बनी हुई है वो गैस, ठीक है ना। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ईच मॉलिक्यूल जो होगा गैस के अंदर वो या तो एटम से कंसिस्ट करेगा या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम का होगा। मतलब मॉलिक्यूल हमारे पास एटम्स का भी हो सकता है, ठीक है ना, और हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है, मतलब 2 एटम्स का भी हो सकता है या फिर ग्रुप लाइक 3 to 4 एटम्स का भी हो सकता है। सेकेंड हमारे पास कह रहा है अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस assumption is justified by experiment. At standard condition there are 3 10 power 5 molecules पर क्यूबिक मीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर मैं
मतलब यहाँ पे बात कह रहे हैं कि अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम भी लेती हूँ ना गैस का, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे गैसेस के, छोटे से वॉल्यूम में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, standard conditions पे. Now the size of molecule is much smaller than separation between molecules. It is 3 10 power minus 10 meters. Size of molecule जो है, एक molecule कितना बड़ा है और दो molecules के बीच में कितना difference है. यहाँ पे simple बात ये कह रहे हैं कि ये एक molecule हो गया और ये दूसरा molecule हो गया ना, तो जो size है ना molecule का, ये कितना है, ये इतना है सिर्फ, और जो हमारे पास डिफरेंस है दो मॉलिक्यूल्स में वो कितना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास साइज है ना मॉलिक्यूल का वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना। और जो साइज होता है एक मॉलिक्यूल का वो कितना होता है, अबाउट 3 10 पावर माइनस 10 मीटर्स होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज the molecules move in all direction with various speeds, collide elastically with one another. Elastic collision का मतलब होता है, देखो हमारे पास collision जो है ना डिफरेंट तरह की होती हैं। देखो हमारे पास collision डिफरेंट तरह की होती है ना, एक हमारे पास होती है elastic collision, एक हमारे पास होती है inelastic collision, ठीक है। और अच्छा चलो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और जो हमारे पास मोमेंटम है मॉलिक्यूल्स का, वो दोनों के दोनों कंजर्व रहेंगे। कोलिजन के बाद दो मॉलिक्यूल्स थे, दोनों ने कोलाइड करा, ठीक है ना, दोनों ने कोलाइड करा, कोलाइड करने के बाद जो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की होगी वो, और जो इनकी मोमेंटम होगी वो दोनों की दोनों क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब जो इनकी पहले थी काइनेटिक एनर्जी और जो इनका मोमेंटम पहले था, इन दोनों का मिलाकर जो था वो, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, इन दोनों का मिलाकर जो था वो, और फिर इन दोनों का जो मिलाकर होगा वो, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना, कंजर्व रहेंगे, दोनों आपस में सेम होंगे। ऊपर नीचे हो सकती हैं वैल्यूज, वो डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, मगर इनका जो नेट होगा ना मोमेंटम और नेट जो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। अच्छा, the molecules exert no forces on one another except during collisions. In the absence of external forces, they move in straight lines. मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में कोई फोर्सेस एक्सर्ट नहीं करते, मतलब कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। फॉर सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, राइट। अब अगर तो ये मॉलिक्यूल फॉर सपोज इधर, ये वाला मॉलिक्यूल इधर मूव करने जा रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि रियल गैसेस के केस के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना वो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो फिर उसको रिपेल करेगा। डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में शो, जो कि आपस में शो करते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल उसको क्या करेगा, ये इस तरफ जाने नहीं देगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो फिर अपने आप से दूर करेगा, कोई भी फोर्स शो करेगा। लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना रियल गैसेस के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस नहीं लगाते। मॉलिक्यूल जो है काइनेटिक थ्योरी है ना, ये एक्चुअली आइडियल गैस के ऊपर बेस कर रही है, ये रियल गैसेस के लिए नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब जब वो कोलाइड करते हैं ना, उस कोलिजन के वक्त तो इनके दरमियान फोर्स लगेगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि अगर ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और ये पीछे है तो ये इसको आपस में जो है ना, हालांकि ये मूव इस तरफ कर रहा है, ये इसकी तरफ कोलाइड नहीं कर रहा, मगर फिर भी जो है ना ये वाला मॉलिक्यूल उसकी तरफ कोई फोर्स या कुछ भी जो है एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर जब जाहिर सी बात है कोई फोर्स नहीं लगेगी इसको तो ये स्ट्रेट मूव करता रहेगा। अगर तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगी इसको, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट, ठीक है। फॉर सपोज अगर तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगी इसको पीछे से, तो ये स्ट्रेट लाइन में कहाँ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, या फिर इसका कोई पाथ चेंज हो जाएगा, जहाँ पे नेट फोर्स लग रही होगी उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये सही है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन, ये फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे।
अगर तो फोर्स लग रही होती तो फिर उस तरफ उसकी मूवमेंट होती जहाँ पे नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है ना। अब यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रही है तो उसकी नेट मूवमेंट कहीं रहेगी नहीं और वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर अज्यूम टू बी एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी लॉज होंगे हमारे पास मैकेनिक्स के, काइनेमेटिक्स के, डायनेमिक्स के, मतलब जो न्यूटन के लॉज हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, जितने भी लॉज है मैकेनिक्स के, ठीक है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे इनके मोशन पर। अच्छा, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेशर ऑफ गैसेस। तो देखो, pressure of gases exerted by a gas is merely the momentum transfer to the wall of the container per second per unit area due to the continuous collision of molecules of the gas। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये जो पूरी डेफिनेशन है ना, मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको। क्या हो गया इसका, दिस इज एक्चुअली, यहाँ कह रहे हैं हम पे मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स per unit एरिया। अच्छा देखो, हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो सबको पता है। प्रेशर जो है दैट इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, एफ अपॉन ए है। अब हमें पता है फोर्स जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि डेल, आई एम यूजिंग, मतलब डेल की जगह मैं डी यूज कर रही हूँ, डेल पी मोमेंटम के लिए डिवाइड बाय टाइम, सही है ना। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स। तो फिर अब देखो, अगर मैं फोर्स की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर रही हूँ ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स डेल पी अपॉन टाइम आया मेरे पास फोर्स के फॉर्मूले से, और एरिया प्रेशर का अपना था, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास एक फॉर्मूला पूरा प्रेशर का, और यही वो पूरी डेफिनेशन है जो कि कह रहा है वो कह रहा है कि जो हम प्रेशर है दैट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ये रहा मोमेंटम ट्रांसफर्ड per unit area, area ये रहा, and due to the continuous collision of the molecules of the gases per second per unit area, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, एरिया आ गया और मोमेंटम आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर है। ओके, तो फिर आगे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी लेट अस कंसीडर क्यूब having side length L whose walls are perfectly elastic contains n number of molecules each of mass m। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर तो आपने कैलकुलेट करना है प्रेशर के लिए तो आप एक कंसिडर कर लो एक क्यूब, ये रहा हमारे पास एक क्यूब आ गया पूरा, सही है, एंड जिसकी लेंथ हमारे पास जो है वो है एल, ये जो लेंथ है इसकी वो एल आ गई है हमारे पास, whose walls are perfectly elastic। देखो परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पे इसकी वॉल जो है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है वो दोनों का दोनों जो है ना, दोनों की दोनों कंजर्व हो रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो इलास्टिक जो है ना, इलास्टिक वो है जिसमें हमारे पास जो है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी
बोथ आर कंजर्व, ठीक है। फर्दर ये जो है ना हमारे पास, इसको मैं कहाँ करूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास इलास्टिक होता है। फिलहाल के लिए अभी आप ये चीज़ समझो पहले, यही सही है, ठीक है। अब हमारे पास फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, इसकी हमारे पास क्या आ जाती है फर्दर, दो टाइप्स आ जाती है, एक आ जाती है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी हमारे पास आ जाती है इनइलास्टिक, ठीक है ना। अब जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है ना, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इलास्टिक कोलिजन जो होती है उसकी दो टाइप्स आ जाती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और एक होती है लाइक इलास्टिक कोलिजन। बस जो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो बॉडीज थी, दोनों ने कोलाइड करा, और कोलाइड करने के बाद जो उन दोनों की हमारे पास अपना क्या कहते हैं, अच्छा फिर आगे कह रहा है कि इट कंटेन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो क्यूब है उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ईच ऑफ मास m, हर एक का जो मास है वो क्या है, m है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक क्यूब है, ठीक है, उसकी वॉल्स परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों की दोनों कंजर्व होंगे ना, मॉलिक्यूल्स की चेंज नहीं होंगे, इलास्टिक है, ठीक है। और आगे पे कहता है कंसिडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अब देखो हमें प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना है ना, पूरी गैस का, तो अभी फिलहाल हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे n जितनी भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब मुझे पूरी की पूरी गैस का जितना भी उसका जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका प्रेशर जो है मिलाकर पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जो हम कैलकुलेशन करेंगे दैट वुड बी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक इस मॉलिक्यूल को सपोज आप कंसिडर कर लो, इस एक मॉलिक्यूल को अभी हम जो है अंडर डिस्कशन रख रहे हैं। Consider a single molecule of mass m moving with velocity v1। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब उसकी जो मास है वो क्या है हमारे पास m है, और उसकी जो वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रहा है वो क्या है v1, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा चलो पैरेलल लेते हैं हम इसको x एक्सिस के, एक ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, सही है, उसको छोड़ दो, ये वाला मॉलिक्यूल लो, मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी है पैरेलल है x एक्सिस के डायरेक्शन, x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल में अगर मैं देखूं ये इस तरफ, तो इधर मूव कर रहा है वो मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे फिर कहता है इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर रहा है, colliding at regular intervals with the end of box and thereby contributing to the pressure of the gas। देखो ये मॉलिक्यूल है बैक फोर्थ मोशन कर रहा है, बैक फोर्थ मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस घेरा, और ये एक मॉलिक्यूल है जैसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा है और वॉल्स को हिट कर रहा है, ठीक है ना, वॉल्स को हिट कर रहा है बार बार, ठीक है ना, इस तरह से मूव कर रहा है और वॉल्स को हिट कर रहा है। अब वॉल्स को क्योंकि ये हिट कर रहा है तो इसकी ये जो हिट करेगा वॉल्स को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब ये जो प्रेशर जनरेट होगा अब हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे। A molecule which has velocity v1 can be resolved into three rectangular components। चलो अब ये जो मॉलिक्यूल था इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 वेलोसिटी थी इसकी। अब मैंने इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट, तो मैंने वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स बना दिए, एक इसकी वेलोसिटी वो जो कि x की डायरेक्शन में जा रही है, एक इसकी वेलोसिटी वो जो कि y की डायरेक्शन में जाएगी, और एक इसकी वेलोसिटी वो जो कि z की डायरेक्शन में जाएगी ना। ये हो गया v1x, v1y एंड v1z, ये तीन इसकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट हो गए पैरेलल टू थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखो एक इधर आ गया कंपोनेंट v1 वाला इस तरफ आया, ये देखो पैरेलल टू थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास x y और z को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक इधर आया इस तरफ आया, फिर एक इस तरफ आया पैरेलल टू y एक्सिस v1y, और जो v1z है वो इस तरह आया पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है ना। इस तरह से तीन कंपोनेंट्स हमने इसके बना लिए। फिर आगे कह रहा है a molecule which collides with the face a b c d a b c d a, ये पूरा एक फेस आ गया हमारे पास ना।
ये पूरा एक हमारे पास क्या गया, फेस आ गया ABCD है। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल जो इससे कोलाइड कर रहा है, इस फेस को कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना, इट विल रीबाउंड इलास्टिकली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, वो मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद वो इलास्टिकली, ठीक है, फिर वो इस तरफ मूव करेगा पीछे डायरेक्शन में हिट करने के बाद, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो will rebound elastically in opposite directions such that x component of the velocity v1x is reversed। अब क्योंकि इसने पहले इस पॉइंट पर हिट करा, फिर इसने पीछे मूव करा और फिर दोबारा यूं हुआ। अब इस तरह से क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी ना वो डबल हो गई। एक तो वो कि एक वो वेलोसिटी v1x जब थी इसकी, जब इसने इसको हिट कर रहा था वॉल को, और फिर जब हिट करके दोबारा उसी वेलोसिटी के साथ पीछे मुड़ा, तो तभी भी जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, v1x थी, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज थोड़ी आया, उसकी वेलोसिटी तभी भी v1 थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स हो गया वेलोसिटी के अंदर। पहले वेलोसिटी यूं इधर मूव करा तो v1x, फिर वेलोसिटी वापस से इस तरफ हो गई v1x, ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स हो गई वेलोसिटी। द vy एंड vz रिमेन्स अनअफेक्टेड। और vy और vz क्या रहे, उसकी वेलोसिटी जो थी y और z की डायरेक्शन में कोई थी ही नहीं, क्योंकि उसने ऐसे मूव करा ना x की डायरेक्शन में। जब कोई भी कंपोनेंट किसी एक एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में मूव करता है ना, तो उसके बाकी के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। उसका y कंपोनेंट भी जीरो हो गया उसका, और जो हमारे पास z कंपोनेंट है ये भी क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। तो उसने इस तरह से मूव करा, बाकी की जो उसके y वाला कंपोनेंट था और जो उसका z वाला कंपोनेंट था वो तो अनअफेक्टेड रहे, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड्स विद, ठीक है, ये हो गया। Now, therefore, the momentum before collision mvx and after collision causing a change of momentum। अब क्योंकि देखो जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, राइट। तो वेलोसिटी क्योंकि अब इसकी जो है वो सेम है, आगे या पीछे, तो वो तो ठीक है। बट द थिंग इज कि मोमेंटम जो है ना वो उसका चेंज होगा। मोमेंटम इसका चेंज इस तरह से होगा कि देखो मोमेंटम हमारा इस तरह से चेंज होगा। बिफोर जो कोलिजन था ना, मोमेंटम जो उसका था दैट वाज mv1x, राइट, एंड आफ्टर कोलिजन इट इज नेगेटिव mv1x, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज कर लिया ना उसने, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लिया उसने, तो मोमेंटम क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, सही है। वेलोसिटी भी चेंज हो गई, मतलब अपोजिट हो गई। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगी, बस ये है कि अपोजिट हो गई। चेंज इन मोमेंटम, अब देखो मैं कैसे निकालूंगी इसका, इनिशियल में से माइनस कर दिया मैंने फाइनल। देखो फाइनल हमारे पास क्या था, इनिशियल हमारे पास था mv1x पॉजिटिव, माइनस जब मैं करूंगी इसमें से इनिशियल, ओ सॉरी फाइनल, फाइनल हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव mv1x। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया, सो व्हाट आई विल गेट, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मुझे मिलेगा mv1x प्लस mv1x, दोनों को मिला दिया, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस होने के बाद फिर ये हमारे पास 2mv1x बन गया, सही है ना। इसकी मोमेंटम चेंज होती क्या बन गई, 2mv1x। फिर कह रहा है after recoil that molecule travels to opposite phase and collides with it, rebounds and travels back to the phase ABCDA after covering a distance of 2l, time between two successive collision with phase AB। अच्छा देखो अब जस्ट टोटल देखो वेलोसिटी तो हमें पता चल गई इसकी क्या थी, 2v1x, लाइक v1x की वेलोसिटी थी, सही है। वेलोसिटी तो सेम ही है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था। वेलोसिटी हमारे पास दोनों तरफ जब जा रहा था जब भी और जब आ रहा था जब भी मैग्नीट्यूड में सेम ही थी, और वो थी v1x, ठीक है। लेकिन जो उसने पूरा डिस्टेंस कवर करा, पहले ऐसे मूव करा, l डिस्टेंस है ना, यहाँ पर था फॉर सपोज इनिशियली मॉलिक्यूल, यहाँ से वो इधर गया, l डिस्टेंस कवर करा, फिर कोलाइड करके वापस से इधर मूव करा उसने, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर कर दिया वो क्या हो गया, 2l। जाते हुए l डिस्टेंस कवर करा, फिर आते हुए दोबारा l डिस्टेंस कवर करा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2l। तो अब अगर मैं टाइम निकालूंगी, जो उसने टोटल टाइम लिया, जो उसने टोटल टाइम लिया ट्रैवल करने में, वो क्या हो गया, 2l डिस्टेंस। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वेलोसिटी जो है दैट इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट।
तो उसी को अरेंज कर लो। डिस्टेंस को ये देखो, ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। टाइम को मैं वहां पे शिफ्ट कर दूंगी, वेलोसिटी को नीचे ले आऊंगी। डिस्टेंस था 2l, 2l लिख दिया, सही है। वेलोसिटी को नीचे लेकर आई, वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v1x, v1x नीचे आ गया, टाइम ऊपर चला गया। टाइम का फॉर्मूला मिल गया मुझे, टाइम ये लगा उसको सॉरी, उसको टाइम लगा, वो लगा उसको ये वाला टाइम। Now we can find the force that is one molecule exert on phase ABCD है। देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि हमने मोमेंटम ही निकाल लिया, कहाँ गया इसका मोमेंटम, ये रहा, सही है ना। हमें निकालना क्या है कि सब हम वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं, प्रेशर के लिए। और प्रेशर के फॉर्मूला में क्या आता है, फोर्स। और फोर्स के लिए क्या निकालना था, मैंने मोमेंटम निकालना था और टाइम निकालना था। तो टाइम भी मैंने निकाल लिया, ये रहा, और मोमेंटम भी मैंने निकाल लिया, ये रहा, सही है। अब मैं इन दोनों को पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू फोर्स की मिल जाएगी। तो फिर हम लोग इसको, अच्छा हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ये जो फोर्स वाला जो था ना, फोर्स इक्वल चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, सेकेंड लॉ वाला जो है वो है फॉर्मूला, सेकेंड लॉ से आया, न्यूटन की सेकेंड लॉ से। तो हमारे पास जो मोमेंटम था वो था 2mv1x, तो मैंने यहाँ लिखा मोमेंटम 2mv1x डिवाइड बाय जो हमारे पास टाइम था वो क्या था, 2l/v1x, तो 2l/v1x नीचे आ गया, सही है। अब देखो ये v1x है ना, जब मैं इस v1x को ऊपर भेजूंगी यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर दो, ओके। mv1x है, ये ऊपर जाएगा तो ये v1 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ना, v1x एक तो था ऑलरेडी, फिर जब एक और v1x नीचे से जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर रहा था, ऊपर शिफ्ट करा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, और जब दो v1x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v1 का स्क्वायर बन जाएगा, v1 स्क्वायर x आ गया, m एज इट इज रहा, 2 हो गया कैंसिल, और l आ गया नीचे एज इट इज, सही है। ये हमारे पास आ गई फोर्स। फिर कह रहा है सिमिलरली द फोर्स ड्यू टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड। देखो अब एक फोर्स की वैल्यू तो मुझे पता चल गई कि क्या है, वो ये रही, एक फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज mv1 स्क्वायर x अपॉन l, एक फोर्स के लिए। अगर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करनी है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ तो फिर मैं उन सब की, सारे मॉलिक्यूल्स की आप फोर्सेस निकाल लो और फिर उनको क्या कर लो, सम कर लो, आपको टोटल, देखो यहाँ पे चेंज जो चीज होगी ना वो सिर्फ वेलोसिटी होगी। लेंथ क्योंकि एक ही क्यूब है तो लेंथ सबके लिए सेम रहेगी, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। मास भी सारे मॉलिक्यूल्स का सेम रहेगा क्योंकि गैस का टाइप थोड़ी हम लोग चेंज कर रहे हैं। अगर फॉर सपोज ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस रहेगी, ऑक्सीजन का मास जो होता है वो फिक्स रहेगा, मास का चेंज नहीं होगा। ये तो नहीं है ना कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, अगर चलो डिफरेंट गैसेस होंगी तो फिर वो अलग केस है, मगर यहाँ पे हम लोग गैस एक ही कंसिडर कर रहे हैं तो मास भी सेम ही रहेगा। और वी एन जो है, एन मॉलिक्यूल्स के लिए जो वो वेलोसिटी है वो, एंड देन फिर आप उसका स्क्वायर अपॉन एन टू एक्स की डायरेक्शन में। ये जो था ना, ये फोर्स भी जो लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो हमने किसकी डायरेक्शन में ली थी, एक्सिस की डायरेक्शन में। हमने वेलोसिटी वाई या जेड के लिए कंसिडर ही नहीं करी है ना, हमने अभी ये सॉल्व सिर्फ किसके लिए करा है, एक्स के लिए। अब अगर मैं प्रेशर निकालूंगी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो देखो जो हमारे पास फोर्स है अपॉन हमारे पास प्रेशर है, दैट इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, सही है ना। फोर्स आ रहा, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, भाई एरिया क्या होता है, दो लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू एल, स्क्वायर के लिए एरिया हमें होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है स्क्वायर के लिए फॉर्मूला एरिया का, सही है। तो ये हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया एफ अपॉन एल स्क्वायर, सही है ना। अब जो हमारे पास फोर्स आई थी, ठीक है ना, वो क्या थी, m1x प्लस m2, ये पूरा f1 एक मॉलिक्यूल की फोर्स ये थी, दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स ये निकली v2, तीसरे मॉलिक्यूल की गेरी, ऐसे 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 जितने भी थे सबकी फोर्सेस को ऐड करा, डिवाइड कर दिया उनको किससे, एल स्क्वायर से।
लेंथ का स्क्वायर जो था उससे मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे m तो सब में कॉमन है ना, और मास सबके लिए सेम है, m कॉमन है ना सबके लिए, m m m m सबके लिए कॉमन है, m सबके लिए कॉमन है, m को मैंने बाहर निकाला, l भी सबके लिए कॉमन है, m अपॉन l मैंने बाहर निकाल दिया, m अपॉन l मैंने बाहर क्या निकाला, m अपॉन l। अभी मैंने बाहर निकाला है, देखो बाहर निकाला m अपॉन l, सही है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब एक l स्क्वायर नीचे अपॉन में ऑलरेडी था फॉर्मूले के अंदर ना, तो जब ये l स्क्वायर और l दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, l का क्यूब, ml क्यूब बाहर आ गया, सही है ना, क्योंकि ये तो बाहर ही था फॉर्मूला इस पूरे ब्रैकेट से। और ये डिफरेंस है, वेलोसिटी सबकी डिफरेंट है ना, तो v1 का स्क्वायर, फिर v2 का स्क्वायर, v3 एंड देन सो ऑन, सबका स्क्वायर, सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम इज n अपॉन l क्यूब। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर दो यूनिट वॉल्यूम से, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल नंबर है मॉलिक्यूल्स का n, डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, ठीक है, क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, सही है भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली को भी, इधर वाली को भी, इधर वाली को, तीनों को जो मैंने मल्टीप्लाई करा तो एल क्यूब आया। एरिया होता है एल स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, सही है ना। तो वे एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इस तरह से क्या आ गया, एन अपॉन एल क्यूब। अब ये एल क्यूब है ना, अब इस एल क्यूब के लिए मैंने इसको अरेंज कर देना है, एन एन वी जो इधर क्या है वो इक्वल है एन अपॉन एल क्यूब के। एल क्यूब को मैंने यहाँ पे भेजा तो क्या हो गया, एन अपॉन एन वी। अब मैं यहाँ पे एल क्यूब की जगह n अपॉन n भी पुट कर सकती हूँ। देखो ये फॉर्मूला क्या था, हमारे पास n था दैट वाज इक्वल टू n अपॉन l का क्यूब, l पावर 3 था, सही है ना, ये था। l क्यूब को मैंने इधर भेजा तो ये क्या हो गया, n अपॉन एन वी है, ये एन वी n अपॉन एन वी हो गया, सही है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो m डिवाइड बाय n अपॉन एन वी, n अपॉन एन वी यहाँ पे पुट करूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, मास एन वी अपॉन एन, ये एन अभी बाहर है, सही है ना, ये अभी ब्रैकेट में नहीं गया, यहाँ पे ना डायरेक्ट कर दिया ना स्टेप, अभी ये बाहर है, ये बाहर है, ये वाला जो एन है ना ये अभी यहाँ नीचे अपॉन एन है, सही है ना। फिर क्या होगा, अगर ये पूरी वेलोसिटी है और ये है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो एवरेज क्या होता है कि टोटल जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी of all, it's actually the sum of all velocity sum of all velocities को मैं डिवाइड कर दूं बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वो वेलोसिटीज हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, सही है। मुझे टोटल नंबर से मैंने डिवाइड किया तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर n को नीचे लिखूं या फिर यहाँ पे nv के m अपॉन nv के नीचे लिखूं या फिर यहाँ पे लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा n, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने इसको, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी को मैंने इस बार से x के डायरेक्शन में, ये एवरेज वेलोसिटी है, सही है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, मैंने इसको x बार से, और इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम इसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो गई ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, वी कॉल दिस एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, सही है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है ना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल के इसको कैंसिल करती हूँ तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा दैट इज रेफर्ड एज आरएमएस वैल्यू। देखो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डालूंगी ना, देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डालूंगी
तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर जो हमारे पास ये वी एक्स मिलेगी ना वैल्यू, उसको हम कहेंगे वी आर एम एस वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप उसको कहते हो, ठीक है। तो नीचे ये आ गया पी। अच्छा ये डेंसिटी ऐसे आई कि हमारे पास मास था डिवाइड बाय वॉल्यूम था। अच्छा देखो अभी हम वापस से इक्वेशन 15.13 को लेकर आ रहे हैं। ये इक्वेशन 15.13 सही है ना। तो ये इस पूरे की जगह पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये आ गया एवरेज वी का स्क्वायर। और ये जो रॉ है ना, जो हमारे पास डेंसिटी है, ये हमारे पास आई है मास, तो ये रहा हमारे पास। और एन वी हमारे पास क्या है, जो एन वी था हमारे पास, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब एन वी को मैं यहाँ पे दोबारा पुट कर दो आप, देखो इसको इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है, देखो मैं उसको कर रहा है मसी हो रहा है बहुत। ये पूरा हमारे पास देखो यहाँ पर आ गया वी बार स्क्वायर, यहाँ तक आपको समझ आया, ये पूरा वी बार स्क्वायर आ गया। अब ये एम अपॉन एन वी है ना, इसको मैं डेंसिटी में कन्वर्ट करती हूँ। देखो मैंने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ऊपर, कि जो एन वी है ये रहा, ये रहा, ये जो एन वी है, ये रहा एन वी, ये जो एन वी था ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल, है ना। तो अब मैं यहाँ पे एन वी को दोबारा से खोल रही हूँ, समझो, ठीक है ना। तो ये एम एन वी था ना, तो ये हो जाएगा एम, ये हो गया एम, और एन वी जो था दैट वाज इक्वल टू एन अपॉन एल क्यूब, या फिर वॉल्यूम आप लिख लो, सही है ना। तो देखो ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यहाँ पे डेंसिटी के इक्वल होता है, और एन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, सही है ना। ये जो डेंसिटी आई है ये एन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है। अब आप इसको मेंशन करो या ना करो, दैट इज द सेम थिंग। हम एन मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, ये एन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी आ गई यहाँ पे रॉ, और आगे फिर हमारे पास ये अच्छा ये देखो यहाँ पे डेंसिटी आ गई और ये वी एक्स स्क्वायर था। देखो द टर्म्स वी एक्स स्क्वायर इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ टोटल वेलोसिटी सिंस वी बार स्क्वायर जो है, देखो v1 vx स्क्वायर हमने सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए लिया था ना, x कंपोनेंट के लिए। तीनों कंपोनेंट्स को मिलाऊं तो vx का स्क्वायर भी ले लो, इस तरह से vy स्क्वायर ले लो जो कि एवरेज है y डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी, और vz स्क्वायर ले लो जो कि उसकी z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी। ये इन तीनों का सम v बार स्क्वायर के इक्वल आ गया, सही है ना। अब तो ये v बार जो स्क्वायर है ना, दैट इज एक्चुअली, अब क्योंकि देखो ये तीनों की तीनों सेम होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन थी, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो अब इलास्टिक कोलिजन थी तो ये तीनों की तीनों सेम होंगी, तो इनको आप एक ही कंसिडर कर लो ना, सबको आप कंसिडर कर लो कि ये भी वी एक्स है, ये भी वी एक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड तो इन तीनों का सेम ही होगा ना। तो मैं इनको 3vx ले सकती हूँ, 3vx स्क्वायर मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं वी बार स्क्वायर वी एक्स सॉरी, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगी, इस x की, तो x की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, ये वाला जो x है, मैं v बार स्क्वायर था यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है ना, मैं डिवाइड कर दिया उसको 3 से, मैं 3 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा इस तरफ नीचे, डिवाइड बाय 3 करा तो मुझे vx स्क्वायर मिल गया। अब देखो ये जो 15.3 था, इसमें ये देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कौन से डायरेक्शन में थी, x की डायरेक्शन में थी ना। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, क्या मिल गई, 1/3 v का स्क्वायर, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास मास पर यूनिट, ये मैंने आपको जो बताया था करके, डेंसिटी मिल गई। तो अगर मैं वी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँ और एम एन वी की जगह मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला पुट करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, सही है। अच्छा फॉर एम डी क्या है वो कि इनको याद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके फॉर्मूलाज को याद रखो, ठीक है ना। ये याद रख लो कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप याद रखो, एंड ये प्रेशर वाला फॉर्मूला याद रखो, मतलब जो फॉर्मूलाज है ना बस इनको याद रखो फॉर एमडी का डेरिवेशंस आरंट यू नो लाइक नेसेसरी, क्योंकि आपका पेपर थ्योरेटिकल तो होना ही नहीं है, इट वुड बी ऑब्जेक्टिव।
तो फिर उसके लिए आपको डेरिवेशन, बस हाँ डेरिवेशन मतलब इतना होना चाहिए कि आपको समझ आ जाए ना कि आपका फॉर्मूला ये किस तरह से निकला है, सिर्फ उसके लिए मैंने ये आपको समझाई है, वरना डेरिवेशंस आर नेसेसरी फॉर एमडी कैट, ठीक है ना। आगे पे जो हमारे पास है दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की थी वो, और जो टेम्परेचर है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, वो हम प्रेशर से ही जो है ना वो निकालते हैं। प्रेशर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी, ये अब P इक्वल्स 1/3 MnV। देखो जो ये रॉ था ना, यहाँ पे मैंने सिंपली ये रॉ मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, किसकी जगह पुट करा था मैंने रॉ को, MnV की जगह ना, MnV की जगह। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं पहले। मैंने इसको इस वाले MnV की जगह रखा था ना डेंसिटी को, तो मैं वापस से बस खोल रही हूँ उसको, और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने MnV रख दिया, ठीक है ना, और V बार स्क्वायर आ गया। सिंस L इक्वल्स MnV, ओ सॉरी रॉ जो है यहाँ L नहीं है, सॉरी डेंसिटी है, डेंसिटी MnV के इक्वल थी, तो मैंने ये ऐसे रख दिया। नाउ सिंस Nv रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि Nv किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के, तो यहाँ पे Nv की जगह मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। फिर उसके बाद नाउ वी कैन कंपेयर द इक्वेशन 15.17 विद दिस आइडियल गैस इक्वेशन Pv इक्वल्स nRT। देखो ये हमारे पास MnV था, Nv की जगह मैंने क्या पुट करा, N/V, सही है ना, N/V पुट करा। ये जो V है ना, एक्चुअली ये यहाँ पे आया है, ये भी समझो यहाँ पे V है नहीं, यहाँ पे कुछ भी, ये V नहीं है अभी, ये जो V है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, PV हो जाएगा। PV इक्वल्स 1/3 MnV बार स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये रिमूव कर दिया मैंने, सही है ना। तभी देखो ये PV किसके इक्वल होता है वैसे नॉर्मली, nRT के इक्वल होता है ना, PV nRT के इक्वल होता है आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमने पढ़ी थी, ये PV इक्वल्स nRT होता है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, nRT जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल 1/3 MnV बार स्क्वायर के इक्वल हो गया nRT। चलो भाई ऐसे लिख दिया, NmV बार स्क्वायर, और जो हमारे पास nRT है क्या हो गया, इक्वल हो गए। सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स n/Na, देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना हमारे पास, that is equal n/Na, and multiplying both side by 3/2, we obtain the relation। देखो दोनों साइड्स को आप यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। जब हम कोई चेंज भी कराते हैं, अगर आप वो दोनों साइड्स पे कर रहे होते हो ना, तो फिर बैलेंस होती है इक्वेशन। मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करा 3/2 से, यहाँ को भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ को भी मल्टीप्लाई करा। n को मैंने जो है ना वो n/Na, देखो ये इस तरह से निकला है। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो इक्वल होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, सही है ना। ये मैं लिख नहीं रही, मल्टीप्लाई बाय, चलो मैं, या फिर आप लोग बस देख रहे हो मैं बोल रही हूँ, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर होता है, सही है ना। तो यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास n है, n का मतलब यहाँ पे मोल्स है, अब मैं मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, और ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास n है, डिवाइड कर दिया मैंने Na से जो कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है, क्योंकि यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दो उसको एवोगाड्रो से, तो आपको ये मिल जाएगा, सही है ना। अब अगर ये मोल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोल्स की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, एवोगाड्रोस नंबर से, Na से, सही है ना। तो वो ये इस तरह से आया, और मैंने यहाँ पे n/Na लिख दिया, RT लिख दिया, सही है। अब आगे अगर मैं देखूँ तो 1/2, ये देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1/2 बच गया, MV बाय स्क्वायर। अब ये जो n है ये n, और ये वाला n जो है ये वाला,
ये दोनों n आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों n कैंसिल हो गए, सही है ना। ये बच गया 3/2 आर टी, आर अपॉन एन ए इंटू टी। अब आर अपॉन एन ए जो है ये दोनों कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, गैस के अंदर गैस लॉ कांस्टेंट होता है, और एन ए भी हमारे पास कांस्टेंट है। कि दोनों कांस्टेंट जो है ना मिलकर एक नया कांस्टेंट बना के देंगे जिसको हम कहते हैं के, एंड दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सही है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, सही है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई, इसको याद रख लिएगा आप, ठीक है। हेंस 1/2 mv बार स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल हो गया, 3/2 kT के इक्वल हो गया, क्योंकि r अपन n की जगह मैंने k लिख दिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो गई, 3/2 kT के। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना उसकी वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि देखो हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। और इससे मुझे पता चल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इतना फास्ट गैस मूव करेगी। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मोल। देखो आर जो था ना वो पर मोल के लिए था, कि एक मोल के अंदर एन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए। के जो है ना वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। टोटल नंबर पार्टिकल्स कितने हैं मेरे पास, एन है, और मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो के जो है मेरे पास एक मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है।